हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नए सेशन के अंदर। तो भाई 3 तारीख को एग्जाम आ चुका है फाइनली, आरआरबी पीओ का प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात करें। और मॉक टेस्ट पे तो पूरा जोर लगा रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। जिनका भी 3 तारीख को एग्ज़ाम है, मतलब कि सैटरडे को, वो सिर्फ थर्सडे तक ही प्रिपरेशन करिएगा। जितना जो कुछ भी पढ़ना है, जो भी मॉक टेस्ट देने हैं, हर एक चीज़ आपको सिर्फ थर्सडे मतलब 1 तारीख तक कवर अप करनी है, जिनका 3 तारीख को एग्ज़ाम है। सिमिलरली जिनका 4 को एग्ज़ाम होगा वो 2 तारीख तक ही प्रिपेयर करेंगे। मतलब जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले फुल्ली रिलैक्स रहिएगा। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना। बिलीव मी, अगर आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे ना तो गारंटीडली, अगर आपके ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 80, लेट अस सपोज 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, तो अगर एक दिन के गैप में आप डाल के एग्जाम देने जाओगे तो आपके 65 से ऊपर ही अटेम्प्ट आएंगे फॉर श्योर। इस चीज को अप्लाई जरूर करके देखना। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम 3 तारीख को सपोज मेरा एग्जाम है और 2 तारीख तक मैं लगा हुआ हूं प्रेपरेशन करने में, भाई जितनी प्रेपरेशन होनी थी हो चुकी है। अब मॉक टेस्ट में ही आपको आइडिया लग भी गया होगा। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस तो एग्जाम में ही मैटर करेगी, है ना। बाय चांस मैंने 2 तारीख को ऐसा एग्जाम दे दिया जिसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ के आया हो और उसमें स्कोर नहीं आ रहे आपके ज्यादा, आउट ऑफ 80 आपके सपोज 55 स्कोर बना, टेंशन बढ़ गई। टेंशन के साथ फिर अगला एग्जाम दोगे आप नेक्स्ट डे में जाके, तो आपकी परफॉर्मेंस पे काफी ज्यादा इन चीजों का इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए अगर 3 तारीख को आपका एग्जाम है तो 1 तक ही आपको प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। 4 को एग्जाम है तो 2 तारीख तक देने हैं, मतलब एक दिन का गैप मान के चलिएगा। जो भी आपकी हॉबी है, आपको मूवी देखना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, सब कुछ कीजिए, रिलैक्स रहिए, बट पढ़ना नहीं है। ठीक है, जितना हो सकेगा पढ़ लिया होगा। 1 तारीख तक करोगे, 2 तारीख तक करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे एक दिन के अंदर। ठीक है, चलो। तो अब हमने मेमोरी बेस्ड पेपर तो अटेम्प्ट किए हैं। इससे पहले हमने 2 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पेपर जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। एक सॉल्व किया है ऑफिसर स्केल 1 मतलब के आरआरबी पीओ का, जो हमारा मेमोरी बेस्ड नंबर 1 था। मेमोरी बेस्ड 2 के अंदर हमने ऑफिसर असिस्टेंट का पेपर जो है वो डिस्कस किया था पिछले साल। आज भी मेमोरी बेस्ड पेपर ही है, बट ये इस तरह से डिजाइन हो रखा है कि मे भी अगर आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के आ जाता है, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन जो है आए साल हर एग्जाम के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर अनसर्टेन है। आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कब आपका पेपर इजी रहे आपको और कब आपका टफ आए पेपर। ठीक है, या टाइम कंज्यूमिंग मैं कह सकता हूं। तो अगर बाय चांस पेपर थोड़ा टाइम टेकिंग आया, टाइम कंज्यूमिंग आया, या आपकी लैंग्वेज में टफ आया, तो पहली बात वो अकेला आपके लिए टफ नहीं होगा, वो सभी के लिए ही टफ होगा। तो कट ऑफ भी अकॉर्डिंगली जाएगी। बट उस टफ लेवल के क्वेश्चन पेपर को किस तरह से हैंडल करना है रिलैक्स माइंड के साथ, उसकी स्ट्रेटेजी हम आज के सेशन में देखेंगे। क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, आपको क्या पता इसी शिफ्ट के अंदर क्वांट्स का सेक्शन थोड़ा कैलकुलेटिव आ जाए, क्या पता रीजनिंग के सिटिंग और पजल के क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाए। तो उसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आज का पेपर हमने डिज़ाइन किया है, वो सारे का सारा कवर अप करेंगे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है बेसिकली। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी हम मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस करते हैं या कोई भी प्रैक्टिस सेट लेके मैं आता हूं आपके सामने, जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने की प्रॉपर स्ट्रेटेजी है या होनी चाहिए, उन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर रहे होंगे और फायदा भी ज़रूर मिल रहा होगा। अगर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सेट। अगेन वही बात आती है, स्टार्टिंग में ही आपको सिटिंग और पजल देखने को मिल सकता है। मैं ये जानबूझ के रखता हूं पहले क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी शिफ्ट में ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, टेंशन क्रिएट करने वाला। भाई पहला ही सिटिंग पजल आ गया, तो उस डर को दूर रखना भी जरूरी है। तो अगर आ भी जाए क्या फर्क पड़ता है, अभी आया बाद में आया, कभी भी हमें सिटिंग और पजल के क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट कभी भी नहीं करने हैं। बाकी चाहे कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आए, आपको फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करना है। चाहे आपको ब्लड रिलेशन आए, डायरेक्शन टेस्ट आए, सिलोजिज्म आए, इनइक्वालिटीज आए, रैंकिंग का क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोडिंग डिकोडिंग आ जाता है, अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी आए,
अदर देन सिटिंग और पजल, देखते ही अटेम्प्ट करो। इन क्वेश्चंस को आपको हमेशा सेकंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम सेकंड राउंड में या बाद में अभी मार्क एज रिव्यू करके चलेंगे। शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, इनइक्वालिटीज का केस है, ओरली होगा, विदाउट पेन एंड पेपर। एल का रिलेशन एच के साथ चाहिए, एल ग्रेटर देन एच, तो हमें एल से लेके एच तक ट्रेवल करना है। साइन देखो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष आपका टोटली फॉल्स हो गया। दूसरा कहता है Q ग्रेटर देन U, तो Q से लेके U तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस Q की तरफ ओपन होना चाहिए, Q की तरफ ही ओपन है। सिंगल साइन की डिमांड हुई है, तो जब तक Q और U के बीच में ये सिंगल साइन घूम रहा है, तो सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन ही ट्रू होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली सेकंड फॉलोस, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नेक्स्ट, G ग्रेटर देन R, G से लेके R तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस देखिए G की तरफ ओपन चाहिए, तो देखो G से लेके R तक साइन का फेस G की तरफ ओपन है। सिंगल साइन चाहिए, तो ये देखो सिंगल साइन घूम रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ही वैलिड मानी जाती है, अभी बताया था। K ग्रेटर देन W के केस में, हाँ जी देखिए K से लेके W तक जब हम ट्रेवल करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये देखो साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। जब भी विपरीत साइन अवेलेबल हो, कुछ भी चीजें डिफाइंड नहीं होती हैं, इसलिए आपका अनडिफाइंड, या हम कह सकते हैं वो कंक्लूजन आपका डेफिनेटली फॉल्स कंक्लूजन है। नेक्स्ट, L ग्रेटर देन J, हाँ जी L से लेके J तक ट्रेवल करना था, फिर से देखिए साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं होगा। H ग्रेटर देन M की बात करें, अब देखिए H D के इक्वलेंट है, तो मैं H D के साथ रिप्लेस कर सकता हूं। ध्यान दीजिए H और M के बीच में कितने साइन आ गए, डबल, दो साइंस आ गए। डिमांड कितने की हुई है, सिंगल साइन की, तो कभी भी डबल साइन सिंगल साइन को ट्रू नहीं होने देता, इसलिए आपका आंसर यहां पर क्या रहेगा, नाइदर नोर। मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वाइट ऑब्वियस भाई, 4 दिन में ही पेपर है आपका, तो ये चीजें ये मत कहना कि ये कैसे आ गया, ये ऐसे डाउट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। Q ग्रेटर देन S, Q से लेके S तक ट्रेवल करना था, बट Q से लेके S तक देखिए, अगर मैं इक्वल टू के साइंस को अवॉइड करता हूं, तो डबल साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब भी किन्हीं भी दो पैरामीटर्स में डबल साइंस हो, उन्हीं के बीच में सिंगल साइन की डिमांड हो, वो हमेशा कंक्लूजन क्या होगा, फॉल्स। सिमिलरली Q और S के बीच में सिंगल साइन की डिमांड हुई, बट Q और S के बीच में दो दो साइन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर भी क्या हो गया, फॉल्स। दो साइन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, U को Q के साथ रिप्लेस कर दो और इस T को S के साथ रिप्लेस कर दो, क्योंकि ये इक्वल ही है। तो देखिए ध्यान से, Q और S के बीच में डबल डबल साइन है, सिंगल साइन की डिमांड हुई, तो क्या होगा, फॉल्स। बट ध्यान देखिए Q और S पैरामीटर सेम है, दोनों फॉल्स भी हैं, दोनों को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो कौन सा साइन बना, Q ग्रेटर देन इक्वल टू S, मतलब वही साइन जनरेट हुआ जो उनके बीच में स्टेटमेंट के अंदर अवेलेबल था। तो मैं दोनों को एक साथ गलत नहीं मान सकता हूं, पॉसिबिलिटी क्या कहती है, कुछ ना कुछ तो ट्रू करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो Q S से ग्रेटर होगा या तो Q S के इक्वल होगा, इसलिए हम इसमें कौन सा पेयर क्रिएट कर देंगे, आइदर और का। नेक्स्ट, लो भाई फिर से सिटिंग पजल का क्वेश्चन आ गया, इग्नोर करो, सेकंड राउंड में देखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते ही अटेम्प्ट करो डायरेक्शन टेस्ट, बट थोड़ा केयरफुली बनाइएगा। गिवन है यहां पर कि Z जो है वो नॉर्थ में है, किसके, Y के, कितना, 20 मीटर, तो Y के 20 मीटर नॉर्थ में पॉइंट Z अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, X इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ W, ना तो अभी X डिफाइंड हुआ ना तो W डिफाइंड हुआ। अगली स्टेटमेंट में देखिए V और W डिफाइन हो रहे हैं, अगली स्टेटमेंट में देखिए U और V डिफाइंड हो रहे हैं, मतलब जो हमने पॉइंट अभी तक कंसीडर किए हैं उनमें से अभी कोई डिफाइन नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, आखिरी स्टेटमेंट उठाओ, इसमें देखो Y डिफाइन हो रहा है, मतलब जो पॉइंट आप इंक्लूड कर लेंगे कोशिश करिएगा कि आप उसी से रिलेटेड ही स्टेटमेंट्स को पिक करेंगे। तो यहां पर Y जो है वो X के वेस्ट में है, पश्चिम में, अगर Y X के पश्चिम में है तो X Y के पूर्व में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, कितना, 40 मीटर, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 40 मीटर। चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, वैसे क्रॉस चेक करने की नीड होनी ही चाहिए कि Y जो है वो X के पश्चिम में है, वेस्ट डायरेक्शन में है, 40 मीटर के लिए। उसके बाद X बैठ चुका है तो X से रिलेटेड उठाइए, X जो है वो 16 मीटर नॉर्थ है W के, अगर X W का नॉर्थ है तो W X का साउथ होगा, तो X के 16 मीटर साउथ में
यहां पर कौन आ गया, W, या X जो है वो W के नॉर्थ में है 16 मीटर, V जो है वो 26 मीटर है वेस्ट में, किसके, पॉइंट W के, तो W के वेस्ट में 26 मीटर। अब देखिए ये लेंथ पूरी कितनी थी, 40, तो इसमें आपको ब्रेकिंग करनी है, ये कितना हो गया 26, यहां पर आ गया पॉइंट V, अगर ये 26 है तो यहां पर स्प्लिटिंग कर दीजिए, क्या पता किस पॉइंट की कब नीड पड़ जाए। अगर ये 26 है तो ये 40 जो है वो 26 प्लस 14 इन दो पॉइंट्स में स्प्लिट होगा, ठीक है। तो ये जब तक आपको ये पॉइंट्स ब्रेक करने की नीड पड़ सकती है तो कर दीजिए, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा। ये पूरी लेंथ 40 है बट इसको स्प्लिट करेंगे तो ये 14 और ये 26 है, तो दोनों में से कोई भी डिस्टेंस हमारी यहां पर यूज हो सकती है। अगला U जो है वो 30 मीटर नॉर्थ है पॉइंट V के, V के 30 मीटर नॉर्थ, कैसे काउंट करेंगे, 16 तो यही हो गया देखिए, ठीक है, 16 14 मीटर और यहां पर कौन सा बिंदु होगा, बिंदु U होगा, ठीक है। 16 और 14 ये कितना हो गए, 30 मीटर हो गया। तो ध्यान दीजिए ये कितना था 20, तो इसको भी स्प्लिट कर दीजिए, ये भी 14 होगा और ये कितनी हो जाएगी लेंथ, 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड क्या है, कहता अगर T जो है वो नॉर्थ में है U के और ईस्ट में है Z के, अगर T U के नॉर्थ में है, कंडीशन दी गई है, अगर T U के नॉर्थ में है और वो T के Z के ईस्ट में है, Z का ईस्ट U का नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पर दोनों कॉमन पॉइंट पर कौन आके अवेलेबल हुआ, T, तो क्या रिलेटेड है इससे चीज, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड T बतानी है, तो Z और T के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, फिर से वही बात आती है, अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 मीटर ही होगा। डायरेक्शन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू Z बताना है, U की डायरेक्शन दिशा बतानी है Z के संदर्भ में, तो Z के संदर्भ में देखिए U कौन सी डायरेक्शन में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में। क्लासिफिकेशन 4 ऑफ द फॉलोइंग है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑड वन आउट चूज कीजिए। Z और U, हाँ जी Z और U, Z के साउथ ईस्ट में U अवेलेबल है, Y और V, ये देखिए Y के साउथ ईस्ट में V अवेलेबल है, उसके बाद U और X, U के साउथ ईस्ट में X अवेलेबल है, तीनों पॉइंट सिमिलर है। Z और W, हाँ जी Z के साउथ ईस्ट में W अवेलेबल है, तो आंसर आ जाएगा E ऑप्शन, क्योंकि 5 में से 4 तो सिमिलर है ना, चेक कर लीजिए। V और X की अगर बात करें तो V जो है वो X के साउथ वेस्ट में है, इसके अलावा जितने भी आपको ऑप्शन में पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो दूसरा पॉइंट जो है वो पहले पॉइंट के साउथ ईस्ट में है, सिर्फ यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट के, या दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के कहां पर है, साउथ वेस्ट में है, ठीक है। मतलब इनकी डायरेक्शन वेरी कर रही है, या दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के नॉर्थ ईस्ट में है, बाकी सभी में दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट के साउथ ईस्ट में आ रहा था, ठीक है। चलो अगला आ गया भाई, टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स माइंड से करना है, आगे तो क्या फर्क पड़ता है, सभी को आया होगा, अकेला आपको थोड़ा आया। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, ओनली अ फ्यू का केस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, केवल कुछ ही हिस्सा कार का ऐसे हैं जो बसेस बन के बैठे हैं, मतलब रिमेनिंग पोर्शन कार का बसेस नहीं है। सभी बसेस जो हैं वो मोटर्स का पार्ट है और सभी मोटर्स जो हैं वो ट्रैक्टर्स बन के बैठे हैं। तो पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, कहता है सभी ट्रैक्टर्स बसेस हैं, ऑल ट्रैक्टर्स आर बसेस, फॉल्स, कुछ हिस्सा ट्रैक्टर का बसेस है, सभी थोड़ा है। सम कार्स बीइंग मोटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ हिस्सा कार का मोटर हो सकता है, अब देखिए ध्यान से, कुछ कार तो ऑलरेडी मोटर का पार्ट है, इस चीज की तो हमें श्योरिटी अवेलेबल है ना, तो जिस चीज की हमें श्योरिटी अवेलेबल हो उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बना सकते, इसलिए यहां पर आपका उत्तर क्या रहेगा, नाइदर नॉर, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहां चीज की श्योरिटी हो उसे पॉसिबिलिटी का पार्ट कभी मत कंसीडर करना, ओके। अगर यहां होता ऑल कार्स बीइंग मोटर, क्या सभी कारें मोटर हो सकती हैं, फिर वो ट्रू हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू सीमेंट आर पेंट, केवल कुछ ही हिस्सा सीमेंट का ऐसा है जो पेंट बन के बैठे हैं, रिमेनिंग पोर्शन सीमेंट का पेंट नहीं है। सभी पेंट्स ऐसे हैं जो ब्रिक्स का पार्ट है और कोई भी हिस्सा ब्रिक का जो है वो वुड नहीं है। निष्कर्ष देखिए पहला क्या कहता है, कहता कुछ सीमेंट ब्रिक्स नहीं है, सम सीमेंट आर नॉट ब्रिक्स, कहां पर अवेलेबल है, हमें तो दिया गया है कुछ सीमेंट ऐसे हैं जो ब्रिक्स का पार्ट है, रिमेनिंग के बारे में तो इंफॉर्मेशन नहीं है ना। अगर सीमेंट का पेंट के साथ इस तरह का रिलेशन पूछा जाता तब हम उस चीज को ट्रू मानते कि कुछ हिस्सा सीमेंट का पेंट नहीं है,
बट सीमेंट और ब्रिक के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। डाउटफुल केस है नेगेटिव रिलेशन को लेके, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कहता नो पेंट इज अ वुड, तो हमें पेंट और वुड के बीच में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए था, विजिबल है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ओनली सेकंड फॉलोज। ऑप्शन का ध्यान रख के चलिएगा, कई बार ये ऑप्शन शफल्ड होके भी आते हैं। ओनली सेकंड फॉलो आपको पांचवें में मिल सकता है, चौथे में भी मिल सकता है, पहला ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू, ये भी ओनली अ फ्यू कैरेट आर फ्रूट, केवल कुछ ही हिस्सा कैरेट का ऐसा है जो फ्रूट बन के बैठे हैं, रिमेनिंग कैरेट फ्रूट नहीं है। कोई भी फ्रूट जो है वो बनानास नहीं है, और कोई भी बनानास जो है वो एप्पल का पार्ट नहीं है। निष्कर्ष देखिए क्या कहता है, सम कैरेट्स आर नॉट बनाना, कुछ हिस्सा कैरेट का कौन सा जो फ्रूट बन के बैठे हैं वो बनाना नहीं है, क्लियरली दिखाई दिया। क्या सभी फ्रूट एप्पल हो सकते हैं, ऑल फ्रूट कैन बी एप्पल, बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट और एप्पल के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो फ्रूट भी एप्पल हो सकता है और एप्पल भी फ्रूट हो सकता है। तो यहां पर आंसर रहेगा बोथ कंक्लूजन्स फॉलो। अगला, ओनली अ फ्यू पियानोज आर गिटार्स, केवल कुछ ही हिस्सा पियानोज का गिटार्स हैं, रिमेनिंग पियानोज गिटार्स नहीं है। देखिए ओनली अ फ्यू है, तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, कुछ है तो कुछ नहीं है, आपको भी ऐसा ही कंसीडर करना है। कई बार पता है कि बच्चे क्या करते हैं, इतना बना के छोड़ देंगे, ये क्या दिखेगा, सम पियानोज आर गिटार्स, कुछ हिस्सा पियानोज का गिटार्स है, कुछ नहीं भी है, ये कहां डिफाइन किया आपने, तो जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, केयरफुली बनाइएगा। सभी गिटार ड्रम्स हैं, सभी हिस्सा गिटार का ड्रम्स है, ओनली ड्रम्स आर फ्लूट, केवल ड्रम्स ही हैं जो फ्लूट का पार्ट है, मतलब कि ऑल फ्लूट आर ड्रम्स, तो फ्लूट का किसी और के साथ कोई भी रिलेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। एक्सपेक्ट कर रहा हूं ओनली भी क्लियर होगा। पहला निष्कर्ष, सम पियानोज इज ड्रम, क्या कुछ हिस्सा पियानो का ड्रम है, जी बिल्कुल है, क्योंकि कुछ पियानोज जो है वो गिटार है, सभी गिटार्स जो है वो ड्रम्स है, तो ये हो हिस्सा भी पियानोज का ड्रम्स का पार्ट बन के बैठा है। ऑल फ्लूट कैन बी गिटार, क्या सारा फ्लूट गिटार हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों? केवल ड्रम ही है जो फ्लूट का पार्ट है, फ्लूट का तो रिलेशन किसी के साथ बनना पॉसिबल ही नहीं है, तो उत्तर यहां पर क्या रहेगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट, देखते ही अटेम्प्ट करो, ब्लड रिलेशन, आर इज द डॉटर ऑफ यू, आर जो है वो डॉटर है, बेटी है, किसकी बेटी है, यू की। उसके बाद देखिए यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि हु आया तो यू की बात होगी, यू जो है वो मदर इन लॉ है एल की। अब ध्यान दीजिए इस पॉइंट के ऊपर, यू हमें मदर इन लॉ बनानी है, सास किसकी, एल की, या तो एल आर का हस्बैंड है, या तो यू का एक और चाइल्ड होगा, उसका भी तो हस्बैंड या वाइफ हो सकती है, कौन, एल। तो इस पॉइंट को मैं होल्ड पे रखना चाहूंगा कि यू जो है वो मदर इन लॉ तो है किसकी, एल की, मतलब वो एल के स्पाउस की मदर है, वो एल की स्पाउस जो है वो आर भी हो सकती है, क्या पता कोई और पर्सन भी हो। ओके, चलो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है, कहता के इज द ओनली डॉटर ऑफ एच हु इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम, के जो है वो ओनली डॉटर है किसकी, एच की। अगर एच की ओनली डॉटर है के, ध्यान से देखिएगा, के इकलौती बेटी है एच की, और एच के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, कि वो एम के पैटर्नल ग्रैंडफादर है, मतलब एम के फादर के भी फादर है। अगर एच एम का फादर का भी फादर है, मतलब एच का एक और चाइल्ड है जो कि एक मेल पर्सन है, तभी तो वो एम के फादर के भी फादर माने जाएंगे। तीन अलग अलग फ्रेम यहां पर कंसीडर किए जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी कॉमन पर्सन यहां पर अवेलेबल नहीं था हमें। नेक्स्ट कहता आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ के, आर जो है वो के की सिस्टर इन लॉ है, भाभी भी हो सकती है, ननंद भी हो सकती है। ओके, तो अगर वो के की सिस्टर इन लॉ है तो वही बात आती है, जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचिए, के की सिस्टर इन लॉ मतलब के ब्रदर की वाइफ, ये कौन हो गई, आर, उतना ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि आर हमें के की क्या चाहिए थी, सिस्टर इन लॉ, तो उसके ब्रदर की वाइफ हो गई, और यू जो है वो आर की मदर है, आप यहां पर ड्रॉ कर दीजिए, कॉमन पर्सन मिल गया ना। और यू देखिए किसकी मदर इन लॉ है, एल की, ये देखो सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलता जा रहा है। यू अगर एल की मदर इन लॉ है तो एल जो है वो आर का हस्बैंड है, तभी तो यू एल की मदर इन लॉ है, उसकी सास है। हमने ये और ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए यहां पर क्लब कर दी, क्लियर। आगे देखिएगा, आर का कोई भी सिबलिंग नहीं है, आर का कोई भी भाई और बहन
नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बनता जा रहा है। देखो फ्रेम, जी इज द मदर इन लॉ ऑफ के, जी के की मदर इन लॉ है, मतलब के का हस्बैंड है कोई, उसकी मदर है जी, तभी तो जी के की मदर इन लॉ बनेगी। ठीक है, एंड आया तो किसके बारे में बात हो रही है? जी के बारे में, कि जी जो है वो के की मदर इन लॉ तो है और वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है एस की। अगर जी पैटर्नल ग्रैंड मदर है मतलब दादी, पिता की मदर, किसकी? एस की पैटर्नल ग्रैंड मदर। जी हैज ओनली वन चाइल्ड, जी का सिर्फ इकलौता बच्चा है, कौन? ये वाला पर्सन, और इसका नेम डिफाइंड नहीं है, एस और एम का जेंडर भी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल फ्रेम बना, ये वाला। तो देखिए इससे रिलेटेड हमें क्या प्रश्न दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। कहता है इफ बी इज द सन ऑफ जी, अगर बी जी का बेटा है, मतलब यहां पर ये पर्सन दिया गया है, अगर बी जी का बेटा है तो बी का संबंध बताइए एल के साथ क्या है? तो बी जो है वो एल की सिस्टर का हस्बैंड है, सिस्टर्स हस्बैंड मतलब के ब्रदर इन लॉ। अगर के की कोई भी डॉटर या बेटी नहीं है, अगर के की कोई भी बेटी नहीं है तो एस कौन होगा? फिर बेटा होगा, क्योंकि के की तो कोई बेटी है ही नहीं। तो एस का रिलेशन एच के विद रिस्पेक्ट टू, तो एस देखिए एच का क्या लगा? वो उसकी डॉटर का सन लगा, डॉटर द सन मतलब के ग्रैंड सन, सी ऑप्शन, या मैटरनल ग्रैंड सन ऑप्शन में अवेलेबल होता। कौन सा सही है फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से हमें बताना है। ठीक है, कहता है एम एंड एस आर ऑफ द सेम जेंडर, कहता है एम और एस का जेंडर सेम है। कहां? इनका तो जेंडर ही नहीं पता था। देखो इनका जेंडर नहीं पता था, ये तो हमें कंडीशन दी गई है, इसको हाइड करो, क्योंकि रेफरेंस थोड़ा लेना किसी भी क्वेश्चन का। बी कौन है ये इस क्वेश्चन से पता चला, एस एक मेल पर्सन है इससे पता चला। अब इसके लिए कुछ भी नहीं गिवन है, हमें इनिशियल एक्चुअल फ्रेम को ही टारगेट करके आंसर्स देने हैं। ठीक है, यहां कहीं पूछे कि एस इज द सन ऑफ के, आप उठा के उसको ट्रू मान दो। एस के का सन है, कहां से पता चला था? इस क्वेश्चन से पता चला था। तो किसी भी क्वेश्चन का रेफरेंस यहां पर इंक्लूड नहीं करना है आपको। ठीक है, चलो तो पहला तो गलत हो गया। यू के दो चिल्ड्रन है, हाँ जी यू के दो चिल्ड्रन है, नहीं एक ही है, कौन सा? आर। आर जो है वो सन है एच का, गलत, आर तो फीमेल पर्सन है, ये भी गलत हो गया। के और आर कपल्स है, नहीं के और आर कपल्स नहीं है, ये भी गलत हो गया। आंसर आ गया ई ऑप्शन, कि के इज द सिस्टर ऑफ एल। ये देखिए के जो है वो एल की बहन हुई। ठीक है, चलो अगला देखिए, फिर से आगे देखो, एक पजल का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं बाद में करेंगे। अल्फाबेट का केस, डिटरमिन वर्ड अवेलेबल है, आपको पेयरिंग करनी है इनमें। ठीक है, बट चेक करके चलिएगा आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में भी डाटा दिया गया हो। ओके, चलो सबसे पहला टास्क क्या होगा? हर लेटर की पोजीशन वैल्यू 5, N14, I9, M13, R18, E5, T20, E5 और D कितना हो गया? 4। शुरू करते हैं, 4 और 5 पहला पेयर बन गया, D या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा, 5, 4, 5 से कंटिन्यू कर दिया, 5 का भी नहीं बनेगा किसी के साथ, कंसेक्यूटिव नंबर है ना, इसलिए 20 को काउंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी पोजीशन है ये। 5, 6 आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नहीं बन रहा, 18, 19, 20 ये बन गया, देखो 18, 19 करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको भी, 13, 14, 15, 16 आगे बढ़ो, 13, 14, 15 नहीं बन रहा, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं बन रहा, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बन रहा, 14, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं बन रहा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही पेयर्स यहां पर बनने पॉसिबल थे। नेक्स्ट, वर्ड फॉर्मेशन पे कॉन्फिडेंट है तो पढ़ने की नीड है इसको, नहीं तो छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 40 में से अगर एक आधा क्वेश्चन आप स्किप भी कर दोगे, गलत होने से तो बेहतर ही है, स्किप कर दो, क्योंकि अगर ये गलत हो गया जो सही है उसका भी 1/4 ले जाएगा फिर। ठीक है, तो बेहतर है इसको स्किप करना ही, अगर आपका यहां पर इस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता तो। अदरवाइज ट्राई कीजिए, फ्री के नंबर बनते हैं वैसे। पहले, तीसरे, छठे और 9वां, हाँ जी पहला, तीसरा, छठा और 9वां कौन कौन से लेटर आए? PEDT। ओके, तो इससे क्या है, मीनिंगफुल वर्ड ही बनाने होंगे। हाँ जी, बन रहा है कोई मीनिंगफुल वर्ड? नहीं, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन पा रहा। ठीक है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है तो उसके लिए आंसर क्या मार्क करना है? Z। नो सच वर्ड के लिए आंसर क्या मार्क करना है? Z। कॉन्फिडेंट होके मार्क करो। नेक्स्ट, पजल का केस है, छोड़ो, चलो भाई अब सिटिंग और पजल रह गए। देखो बाकी क्वेश्चन की वेटेज देखो कितनी है, कम है, सिटिंग और पजल ज्यादा है ना, कोई इशू नहीं है।
सिटिंग और पजल की भी आपको चॉइसेस रख के चलनी है कि कौन सा हमें पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। ओके, जैसे कि ये फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल है, वैसे पीओ पॉइंट या प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इजी लेवल का आता है। मेरे हिसाब से इसे देखते ही अटेम्प्ट कर दो, सबसे पहले इसको प्रायोरिटी में रख सकते हो। अगर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं बन रखा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको बाद में रखिए, बट मेरे हिसाब से आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी होगी। पूरी कोशिश करना इसको पहले ही खत्म कर दो, क्योंकि ये आसान होता है और सिंगल अरेंजमेंट में आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वीडियो को पॉज करके अब हिंदी लैंग्वेज वाले हैं जो हैं इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो डाटा गिवन है, कहता 8 पर्सन थे, टू डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, 4 स्टोरी बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर को, लोअर मोस्ट फ्लोर को नंबर 1 दिया गया है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपको पता होती है, वैसे सभी क्वेश्चन में इस तरह के कॉमन होती है। ठीक है, तो 4 फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स हैं? 2-2 फ्लैट है। आगे देखिए, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होती है, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ये फ्लैट पी है और ये फ्लैट क्यू है। कैसे पता चला? क्योंकि पी फ्लैट जो है वो क्यू के पश्चिम में है। ये देखो, तो ये क्यू फ्लैट हो गया हर फ्लोर का और ये पी फ्लैट हो गया। चलो इंफॉर्मेशन उठाते हैं। कहते हैं जेड लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर। जेड ओड नंबर, विषम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, मतलब जेड या तो पहली पे है तो तीसरी पे है। अब अगली इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता एटलीस्ट 1 पर्सन लिव्स बिलो जेड। कम से कम जेड के बिलो में 1 पर्सन तो पक्का रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जेड फर्स्ट फ्लोर पे नहीं है, वो थर्ड फ्लोर पे होगा। इसकी पोजीशन को फिक्स मत करो, मैं इतना श्योर हूं कि जेड जो है वो तीसरी मंजिल पर आएगा, दैट्स इट। वो पी फ्लैट में है, क्यू फ्लैट में है, कुछ नहीं पता अभी तक। नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव जेड इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो एस। जितने फ्लोर जेड से ऊपर हैं उतने ही एस के नीचे हैं। जेड के ऊपर 1 है तो एस के नीचे भी 1 ही होगा। ठीक है, आगे, बोथ जेड एंड एस लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। कहता है जेड और एस का जो फ्लैट है वो सेम है, या तो वो फ्लैट पी में रहते हैं या तो वो फ्लैट दोनों के दोनों क्यू में रहते होंगे। आगे देखिए, वाई लिव्स नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ वी, हु लिव्स ऑन द सेम फ्लोर विद एस। अब ध्यान से समझिएगा, वाई वी के नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तर पूर्व, और वी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो एस के साथ सेम फ्लोर पे रहता है। अगर वी एस के साथ सेम फ्लोर पे है तो मैं वी को क्यू फ्लैट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर वी यहां पर हुआ, उसके नॉर्थ ईस्ट में वाई कहां पर अरेंज करोगे? उत्तर पूर्व तो डिफाइन होगा ही नहीं, तो वी यहां पर होगा, एस यहां पर होगा। अगर एस को क्यू फ्लैट दे दिया गया तो जेड को भी क्यू फ्लैट ही देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फ्लैट जो है वो सेम था। इसको यूज कर लिया। अब वाई का नॉर्थ ईस्ट के लिए तो सिर्फ एक ही पोजीशन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, चलो यहां तक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब यूज हो गई। आगे देखिए, एक्स लिव्स साउथ ईस्ट फ्लैट ऑफ यू। एक्स यू का साउथ ईस्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है किसी का साउथ ईस्ट आपको डिफाइन करना है। कोई भी पर्सन है या पॉइंट, किसका? यू का। तो ऑब्वियस ही बात है यू जो है वो पी फ्लैट में रहेगा। पी फ्लैट में कोई भी पर्सन आएगा तभी तक उसका साउथ ईस्ट क्यू फ्लैट में आएगा। ओके, तो इतना क्लियर हो गया कि एक्स जो है वो फ्लैट क्यू में है। अब यू जो है फ्लैट पी में आएगा, वो थर्ड फ्लोर पे होगा, फोर्थ पे होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, बट इतना श्योर हो गया यू जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आने वाला। यू थर्ड पे ले लो चाहे फोर्थ पे ले लो, तभी उसके साउथ ईस्ट में कौन आएगा? एक्स अवेलेबल होगा। नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन यू एंड एस इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन जेड एंड टी। जितने यू और एस में है नंबर ऑफ फ्लोर, उतने एस और टी में है। जितने यू और एस में है उतने ही जेड और टी में है। ठीक है, अगर तो यू को मैं यहां अरेंज करता हूं, यू और एस कोई गैप नहीं है, तो जेड और टी में भी कोई गैप नहीं होगा। अगर मैं यू को यहां अरेंज करता हूं, यू और एस में 1 फ्लोर का गैप है, तो जेड और टी में भी 1 फ्लोर का गैप बन सकता है। ठीक है, आगे देखिए, बोथ जेड एंड डब्ल्यू डजंट लिव ऑन द सेम फ्लोर। जेड के साथ डब्ल्यू नहीं रहेगा, मतलब थर्ड फ्लोर पे डब्ल्यू नहीं आएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं यू को यहां रख देता हूं तो एस और यू में 1 का गैप है, तो जेड और टी में भी 1 का गैप, इधर कौन आ जाएगा? डब्ल्यू। बट तो डब्ल्यू जो है वो जेड के साथ तो आएगा ही नहीं, तो हमें मजबूरी में यू को यहां रखना पड़ेगा। यू के साउथ ईस्ट में एक्स भी हो गया, जितना गैप एस और यू में है उतना ही जेड और टी में भी है। यहां पर कौन आ गया? डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आसान होता है, प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आपको पता होगा इसके बारे में। नहीं कॉन्फिडेंस, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लास्ट में कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिविंग ऑन द फ्लोर 2 ऑफ फ्लैट क्यू।
दूसरे फ्लोर के क्यू फ्लैट में कौन रह रहा है? यहां पर एस अवेलेबल है, डी ऑप्शन। यू के अबव में कौन रह रहा है? हाँ जी, यू के अबव में टी और वाई दोनों रह रहे हैं, टी और वाई में से ई ऑप्शन, मतलब कि टी अवेलेबल है। कौन से फ्लोर और फ्लैट पे रहता है? कौन? एक्स। तो एक्स जो है वो फर्स्ट फ्लोर के क्यू फ्लैट में रहता है, फर्स्ट फ्लोर फ्लैट क्यू, सी ऑप्शन। कौन सा सही है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट? एक्स लिव्स इमीडिएटली बिलो यू, एक्स जो है वो यू के जस्ट बिलो में है, गलत, हमें तो सही वाला बताना है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ऑल आर ट्रू, ये तो सारे सही हैं नहीं ना। आगे, टू फ्लोर्स आर देयर बिटवीन वाई, वी एंड वाई, वी और वाई में दो फ्लोर्स हैं, नहीं जी एक ही है। एस लिव्स ऑन द नॉर्थ ऑफ एक्स, एस एक्स का नॉर्थ है जी, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन आंसर। कौन सा पेयर ऐसा है जो सेम टाइप के फ्लैट में रहता है? ये तो ऑप्शन के थ्रू ही उठाना पड़ेगा। टी और एस देखो सेम फ्लैट में है, नहीं। जेड और वाई सेम है, ये बिल्कुल ठीक है, वो फ्लैट क्यू में रह रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। चलो इसके अलावा देखिए और कौन सा रह गया हमारे पास। ये देखो मंथ बेस्ड पजल, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे आप फ्लोर बेस्ड पजल करते हैं वैसे ही मंथ बेस्ड पजल है, इसको ट्राई कर सकते हो आप स्टार्टिंग में ही। कितने पर्सन है? 10% है। अब 10% है तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो चाहे इसे सेकंड राउंड के लिए छोड़ दो, ठीक है। चॉइस आपकी है सारी की सारी। अब कौन सी टाइप में आपका होल्ड बना हुआ है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग आपका लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। तो चॉइसेस ऐसी रखनी है। अब देखो हमारे पास इस सेट के अंदर 5 सिटिंग पजल के अरेंजमेंट्स आई हैं, तो ये मान के चलो 5 में से आपको 3 करके चलने हैं। वैसे सोचो ही मत कितने करने हैं, अगर आप ये दो ठान के चलोगे भाई मैंने तो 5 के 5 कर देने हैं, और श्योर 2 भी नहीं कर पाओगे। क्यों? टेंशन घूमेगा ना भाई, इतना टाइम लग रहा है, अभी तो 4 पजल और पड़े हैं, सिटिंग और पड़े हैं, तो परफॉर्मेंस पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। आप सोचो ही मत आपको कितने करने हैं, ठीक है। रिलैक्स माइंड से करो, सारे के सारे हो जाएंगे, बिलीव मी, ठीक है। रिलैक्स, काम रहना है पूरे का पूरा। तो यहां पर आपको 10% दिए गए हैं, अटेंड करते हैं डिफरेंट मंथ्स के अंदर अपनी मीटिंग को, उन मंथ्स के नेम भी अवेलेबल है। अब देखिए सेम ईयर और साथ में मेंशन है नॉर्मल ईयर कंसीडर किया गया है, साधारण वर्ष, मतलब कि फरवरी के 28 डेज आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मंथ्स को प्रायोरिटी दे दें। 10% है तो 10 महीने हो गए, एक मार्च का महीना नहीं है और सितंबर नहीं है, तो मंथ्स जैन, फेब, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। चलिए सितंबर और मार्च हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, तो पजल स्टार्ट करने से पहले इस तरह का टेबल ड्रॉ कर लेना, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट भी बनाते हो। आपकी पॉसिबिलिटी बनाते वक्त आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। माइंड कब डिस्ट्रैक्ट होता है? जब आप एक्स्ट्रा केस क्रिएट करने बैठते हो। तो पहला देखिए, Q attends immediately before X where both attend in the month which has an odd number of days। कहता है Q जो है वो X से जस्ट पहले मीटिंग अटेंड करता है, हालांकि दोनों के दोनों उन महीनों में मीटिंग अटेंड करते हैं जिसमें विषम संख्या में दिन है। अब विषम संख्या में दिन या तो 29 हो सकते हैं या तो 31। 29 होगा नहीं, क्यों? फरवरी जो है वो नॉर्मल ईयर में कंसीडर किया जा रहा है, तो यहां पर विषम दिनों वाले महीने कौन से हैं? 31 दिन वाले, ठीक है। तो Q जो है वो X के जस्ट पहले है। 2 महीने ऐसे पकड़ो जिसमें कंसेक्यूटिव 31 डेज होते हैं, जुलाई और अगस्त है, ये देखो Q X के जस्ट पहले है, तो Q यहां पर आ गया, X यहां पर आया। अगस्त और अक्टूबर भी तो हो सकता है, चेक कर लो। इनके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि अप्रैल में 30 है, इसमें 28 हो गए, जून में 30 है, ठीक है, और किसमें 30 है? इसमें। कंसेक्यूटिव मंथ्स ये हैं 31 दिन वाले, तो 2 केसेस हमने जनरेट कर लिए। ध्यान रखिएगा सितंबर नहीं था, यहां पर थोड़ा पजल किया गया है, वैसे सितंबर में 30 दिन होते हैं। माना जाता है कंसेक्यूटिव मंथ्स कौन से हैं जिसमें 31 दिन होते हैं? जुलाई और अगस्त। इसमें सितंबर नहीं था ना, तो अगस्त और अक्टूबर भी यहां पर कंसेक्यूटिव मंथ्स काउंट होंगे, दोनों में ही 31 दिन है। आगे देखिए, 3 पर्सन अटेंड बिटवीन एक्स एंड यू, एक्स और यू के बीच में 3 पर्सन है, तो 3 का गैप नीचे तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 यू यहां पर आ गया, 1 2 3 यू यहां पर आ गया। आगे, 2 पर्सन बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में केवल 2 पर्सन है, तो ऊपर वी तो आ नहीं सकता, 2 का गैप, वी यहां भी नहीं आ सकता, ये वाला केस कैंसिल। 2 का गैप वी नहीं आएगा, तो 2 का गैप वी यहां पर आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग बिफोर वी सेम एज आफ्टर ओ, जितने वी से पहले हैं उतने ही ओ के बाद है,
टी अटेंड्स इमीडिएटली बिफोर एन बट नॉट इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ यू। टी जो है वो एन से जस्ट पहले तो है, बट टी जो है वो यू का एडजेसेंट मंथ नहीं है। अगर टी एन से जस्ट पहले है तो टी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि टी और यू एक साथ नहीं आने वाले। तो टी एन से जस्ट पहले है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑल्टरनेट बचा। आगे, 2 पर्सन बिटवीन वाई एंड एस। वाई और एस के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो ये वाला केस रहा वाई और एस के लिए। वाई यहां पर, एस यहां पर, वाई यहां पर, एस यहां पर, कोई भी आ सकता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन बचेगा, मेरे ख्याल से के रह गया है ना, पहला पर्सन ही। आगे देखिए, वाई एंड के डज नॉट अटेंड एडजेसेंट मंथ। वाई और के एक साथ नहीं है, तो इधर एस रहा और इधर वाई रहा। सिंपल था ना। देखिए, आइए क्वेश्चन के ऊपर। के और ओ के बीच में कितने पर्सन मीटिंग अटेंड करते हैं? हाँ जी, के और ओ के बीच में, के और ओ के बीच में ये 4 पर्सन आ रहे हैं, बी ऑप्शन। कौन सा पर्सन ऐसा है जो मई में मीटिंग अटेंड करता है? हाँ जी, मई में मीटिंग कौन अटेंड कर रहा है? यू अटेंड कर रहा है, ए ऑप्शन। जितने टी से पहले हैं उतने किसके बाद हैं? हाँ जी, टी से पहले एक है तो वाई के बाद भी एक है। आंसर वुड बी वाई, डी ऑप्शन। क्लासिफिकेशन है VNUSO, मार्क करते जाओ, VNUSO। तो देखो पांचों में से कौन सा डिफरेंट है? एन डिफरेंट है, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी आपको पर्संस दिए गए हैं सभी के सभी 31 दिन वाले महीने में मीटिंग अटेंड करते हैं। तो आंसर वुड बी बी ऑप्शन। वी जो है वो किस मंथ में मीटिंग अटेंड करता है? वी जो है वो जनवरी मंथ में मीटिंग अटेंड करता है, डी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक, चलो अगला देखिएगा, और कौन सा रह गया? ये भाई सिटिंग और पजल, इसको लास्ट में करना, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि सिटिंग पैरेलल रो वाला है और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? पजल भी सॉल्व करना है। हर एक पर्सन को डिफरेंट फ्लावर पसंद है, ठीक है, तो इसको सबसे लास्ट के लिए रखिए। अगर नहीं भी होगा तो कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि आपको सिटिंग पजल और भी अवेलेबल है, टाइम भी कम होता है सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। तो अगर इस सेट में अगर आपके 35 क्वेश्चन भी हो जाएं तो मोर देन इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट एक्यूरेटली करने हैं आपको। इसके अलावा बाकी 2 सेट्स जो थे उनको पकड़ लेते हैं हम। एक तो ये देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट है, कुछ का फेस अंदर की तरफ है, कितना? 4 ऐसे हैं जो फेस इनसाइड है, 4 का फेस आउटसाइड है। ओके, चलो केसेस क्रिएट कर लो। पहले तो 2 सर्कल बना लो पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये मत एक्सपेक्ट करके चलिएगा कि सिंगल अरेंजमेंट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अरेंजमेंट्स मल्टीपल पक्का बनेंगी, बिना केसेस के क्वेश्चन नहीं आता। अब तो केसेस बनेंगे ही बनेंगे, तो माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए पहले ही 2-3 सर्कल ड्रॉ करके चलिए, ठीक है, 2 भी इनफ है अगर सफिशिएंट प्रैक्टिस है तो। चलो शुरू करते हैं। 2 पर्सन बिटवीन W एंड T। W और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं, W और T के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे देखिए, 3 पर्सन बिटवीन W एंड Z हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ T। W और Z में 3 पर्सन है, मतलब W और Z एक दूसरे के विपरीत है, ये ट्रिक तो पता होनी चाहिए। और Z जो है वो T का तत्काल दाईं ओर है, ठीक है, T का तत्काल दाईं ओर है ना, एंड वाइस वर्सा। ये देखो वाइस वर्सा मतलब अगर Z T का तत्काल दाईं ओर है तो T भी Z का तत्काल दाईं ओर होगा। सिमिलरली अगर Z T के इमीडिएट राइट में है तो T भी Z के इमीडिएट राइट में होगा। यहां से इनकी फेसिंग का आइडिया चल रहा है पता। W एंड Z फेस द सेम डायरेक्शन। W और Z दोनों की डायरेक्शन सेम है, या तो दोनों इनवर्ड है या दोनों केसेस में, या सॉरी इस केस में दोनों के दोनों आउटवर्ड होंगे। U सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Z। U Z का दायां तीसरा है, तो इस केस में U यहां पर आया, इस केस में U यहां पर आया, राइट लेफ्ट पे पकड़ होनी चाहिए। इमीडिएट नेबर ऑफ U फेस अपोजिट डायरेक्शन। U के दोनों पड़ोसी जो हैं वो विपरीत दिशाओं में फेस कर रहे हैं, तो एक इनवर्ड है तो दूसरा आउटवर्ड है, या ये एक आउटवर्ड है तो दूसरा इनवर्ड माना जाएगा। उसके बाद ये पढ़ने की नीड नहीं है, प्रैक्टिस सफिशिएंट हो रखी होगी, ठीक है, ये तो बिगिनर्स के लिए होता है। कोई फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भर देता है ना, चल यार देख लेते हैं पेपर दे के क्या आता है, तो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है, ओके, क्योंकि आप काफी सफिशिएंट अमाउंट में प्रैक्टिस कर चुके हो। Y sits second to the right of X। Y X का सेकंड राइट है और बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अब देखो अगर Y X का सेकंड राइट है तो दोनों के बीच में एक पर्सन आना चाहिए, तो दोनों के बीच में एक पर्सन आएगा अगर, तो ये 2 सीट्स अवेलेबल होंगी किसके लिए? Y और X के लिए। इसके अलावा Y और X हम यहां पर अरेंज नहीं कर सकते इन दोनों पोजीशन पे, तो Y जो है वो X का क्या है? सेकंड राइट,
और दोनों की डायरेक्शंस जो हैं वो सेम है, या तो दोनों इनवर्ड फेस कर रहे हैं या तो दोनों आउटवर्ड। Z एंड Y आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, Z और Y अपोजिट है। अब देखो यहां से हमें पता चल रहा है अगर Z और Y की डायरेक्शन अपोजिट है, इस केस में Z इनवर्ड है तो ये Y आउटवर्ड होगा, अगर Y आउटवर्ड है तो X भी आउटवर्ड होगा। अगर X आउटवर्ड हुआ तो मैं X को यहां पर प्लेस करूंगा, तभी उसके सेकंड राइट पे Y यहां पर आएगा, वो भी आउटवर्ड है। समझ आया? सिमिलरली क्योंकि यही दो पोजीशन बची थी X और Y के लिए, मैंने बताया था इस केस में X और Y के लिए ये दो पोजीशन बची हैं। अगर Z आउटवर्ड है तो Y क्या हो जाएगा? इनवर्ड। अगर Y इनवर्ड है तो X भी इनवर्ड है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो हमें इस सिचुएशन में X को यहां मानना पड़ेगा, तभी उसके सेकंड राइट पे यहां पर कौन आ जाएगा? Y, वो भी कहां फेस कर रहा है? इनवर्ड, टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, चलो ये अच्छी स्टेटमेंट थी, इसी से ही हमें X और Y की पोजीशन का एक्चुअल आइडिया लगा। बोथ U एंड S आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, U और S दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, चलो साइड पे लिखते हैं क्योंकि S अभी पता नहीं है और U की फेसिंग का भी आइडिया नहीं है। V डज नॉट फेस इनसाइड द टेबल, V आउटसाइड द टेबल देख रहा है। अगर V आउटसाइड द टेबल है, V यहां भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर V आउटसाइड द टेबल है तो V यहां तो होगा ही नहीं, तो V यहां पर आएगा। ठीक है, क्योंकि वो कहां देख रहा है? आउटसाइड द टेबल। अब S और U दोनों की डायरेक्शन सेम है, चलो S और U दोनों की डायरेक्शन सेम है, S के अलावा इसके अलावा कोई पॉसिबल कंडीशन ही नहीं है। अब हमें एक कंडीशन गिवन थी, 4 इनसाइड हैं 4 आउटसाइड हैं। चेक करो कितने हैं इनसाइड, 1 2 3 4 5। गलत हो गया, ये केंद्र की तरफ 4 पर्सन देख रहे थे बस। यहां पर आइए, U और S की डायरेक्शन सेम है। अब देखो इधर इनसाइड वाले कितने हैं या आउटसाइड वाले कितने हैं? आउटसाइड वाले 1 2 3 और ये 4 हो गए ना। V आउटसाइड देख रहा है तो V यहां पर आएगा क्योंकि 4 इनसाइड हैं और 4 क्या होंगे? आउटसाइड होंगे। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4, ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट बनी। क्लियर है? पहला क्वेश्चन देखिए, इमीडिएट राइट ऑफ V बताओ कौन है? हाँ जी, V के तत्काल दाईं ओर कौन आ रहा है? T, बी ऑप्शन। X का विपरीत कौन है? U बैठा हुआ है। क्वेश्चन तो सिंपल होंगे। Z का रिलेशन T के साथ है, W का Y के साथ है। Z का T के साथ कैसे है? Z के इमीडिएट राइट में T अवेलेबल है। W का Y के साथ कैसे है? W के इमीडिएट राइट पे Y अवेलेबल है। तो हमें बताना है निम्न में से कौन किससे? T से संबंधित होगा, सॉरी X से। तो X देखो किसके इमीडिएट राइट में आ रहा है? S के इमीडिएट राइट में आ रहा है। आंसर वुड बी डी। सिमिलर रिलेशन को टारगेट करना है, ध्यान रखिएगा। S और T के बीच में पर्सन बताने हैं जब हम T के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करें। तो T के दाईं ओर से काउंट करना शुरू करेंगे तो S और T के बीच में 2 पर्सन आ रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है फाइनल अरेंजमेंट के हिसाब से? V और U पड़ोसी हैं। देखो V और U नेबर्स हैं, बिल्कुल हैं, ये तो सही हुआ। Z और U सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। हाँ जी, Z और U देखो सेम डायरेक्शन में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। S जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ W है, क्या S W का सेकंड राइट है? ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या रहेगा? ऑल 1 2 एंड 3, तीनों के तीनों बिल्कुल सेम थे, सही थे। ओके, चलो आगे देखिए, Z और U सेम डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। चलो एक पजल रह गया था आपका, ये पहला क्वेश्चन था, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस वाला था। एक सिटिंग रहता है, एक पजल रहता है, नहीं 2 सिटिंग अरेंजमेंट रहती है, लीनियर अरेंजमेंट, एक पैरेलल रो वाला था, वो भी कवर करेंगे। देखिए कहता सर्टेन पर्सन है, एक रो में बैठे हैं, सभी का फेस उत्तर दिशा की तरफ है। यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता बी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ एल। बी जो है वो एल के दाईं ओर 5वें प्लेस पे है, मतलब दोनों के बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 4। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एन। एल और एन के बीच में 2 व्यक्ति रहते हैं, तो एल यहां पर है तो 2 के गैप में एन यहां हो सकता है। अगर एल और बी के बीच में 4 पर्सन यहां पर थे तो एन यहां भी हो सकता है। ये देखिए एल और एन के बीच में कितने पर्सन रह रहे हैं? 2 पर्सन रह रहे हैं। 2 केसेस जनरेट कर लिए हमने। आफ्टर दैट एन जो है वो एल और एफ के एग्जैक्टली मिडल में है। एन जो है वो एल और एफ के एग्जैक्टली मिडल में है, तो मतलब जितने नंबर ऑफ पर्सन का गैप एन और एफ में होगा उतना एन और एल में होगा। एन जो है वो एल और एफ के एग्जैक्टली मिडल में है, तो एल और एन में 2 का गैप है, तो एन और एफ के बीच में भी 2 ही सीट्स का गैप होगा। आगे देखिए, W सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। W F का इमीडिएट लेफ्ट है तो ये वाला केस कैंसिल।
W जो है वो F का इमीडिएट लेफ्ट आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन W एंड N इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन B एंड H। कहता है जितने पर्सन W और N में है, W और N में कितने पर्सन है? 3। B और H के बीच में भी 3 ही पर्सन आ रहे हैं, तो B अगर यहां पर है तो 3 का गैप H यहां भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, तो इसको हम होल्ड पे रखेंगे कि B और H के बीच में हमेशा, सॉरी इस केस में 3 पर्सन आ रहे हैं। पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ W इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ H। कहता है जितने पर्सन W के बाईं ओर हैं उतने ही H के दाईं ओर हैं। अब W के बाईं ओर हमें अभी पता ही नहीं है कितने पर्सन है, H के दाईं ओर कितने मान लें। अगर मैं H को यहां ले लेता हूं तो H के दाईं ओर 4 हैं, तो W के बाईं ओर भी 4 होंगे। अभी इन चीजों का आइडिया नहीं है, H यहां भी तो आ सकता था, ठीक है। जब H की पोजीशन का आइडिया नहीं है तो W को कैसे जस्टिफाई कर दें? तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कनेक्टेड है। J सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ H एंड B। J जो है वो H और B के एग्जैक्टली मिडल में है, ठीक है। इस पॉइंट को भी होल्ड पे रखेंगे। J जो है वो H और B के एग्जैक्टली मिडल में है, मिड में आएगा। आफ्टर दैट मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन J एंड L। J और L के बीच में 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं। आप सुनिएगा ध्यान से, अब J का पता चल जाएगा। अगर B और H के बीच में, H हम यहां मान लेते तो J यहां पर आता, क्योंकि J H और B के इन बिटवीन है, एग्जैक्टली मिडल में। तो J और L के बीच में हमें कितने चाहिए? 2 से ज्यादा चाहिए, ये तो सिर्फ 2 ही होंगे। तो क्लियरली पता चल गया कि H जो है वो J के, सॉरी B के राइट में है। ये देखिए 1 2 3 पर्सन, B और H के बीच में 3 पर्सन हो गए, ठीक है। J जो है वो H और B के एग्जैक्टली मिडल में है, तो देखिए L और J के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन भी हो गए। आगे नोट मोर देन 4 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ B। B के दाईं ओर 4 से ज्यादा नहीं है, मतलब यही 4 होंगे। तो जितने H के दाईं ओर हैं उतने ही W के बाईं ओर है। यही हमारी फाइनल अरेंजमेंट बनी। H के दाईं ओर कोई नहीं है, W के बाईं ओर भी कोई नहीं होगा। पहला। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J बताओ, J का बाईं ओर दूसरा कौन है? B। कौन सी स्टेटमेंट सही है? H सिट्स एट द एंड ऑफ द रो, ये तो बिल्कुल ठीक है, चरम छोर पर बैठा है। मोर देन 9 पर्सन सिट बिटवीन F एंड B। F और B के बीच में 9 से ज्यादा व्यक्ति हैं, ये देखो 5 5 और 5 10 व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। W और N नेबर्स हैं एक दूसरे के, ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, सी ऑप्शन। लेफ्ट हैंड से L की पोजीशन बताइए। हाँ जी, लेफ्ट हैंड से L की पोजीशन, ये कितने हो गए? 4, ये हो गए 4। 8th फ्रॉम द लेफ्ट, 8वां पर्सन बताने हैं पंक्ति में कितने हैं। तो ये कितने थे? ये 8वां था, 8 और 4 12, 13, 13 और 4 17 पर्सन आ रहे हैं। ई ऑप्शन। ओके, चलो एक ही क्वेश्चन रह गया हमारा, कौन सा? लीनियर अरेंजमेंट का। हर पर्सन को फ्लावर पसंद है, पैरेलल रो वाला। हिंदी वाले कर सकते हो इसे वीडियो को पॉज करके, बाकी इसका सॉल्यूशन देखिए। कहता 8 पर्सन है, 2 पंक्तियों में रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, PRST साउथ में देख रहे हैं, ABCD नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। हर पर्सन को डिफरेंट फ्लावर भी पसंद है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि समान क्रम में हो। तो पहली इंफॉर्मेशन, A sits facing towards the one who sits to the immediate right of the one who likes rose। कहता है A उस व्यक्ति के बिल्कुल सामने बैठा है जो रोज पसंद करने वाले के तत्काल दाईं ओर है। अब A तो है नॉर्थ फेसिंग रो का पार्ट, उत्तर दिशा में, तो मतलब कि जो रोज पसंद करता है वो साउथ फेसिंग का पार्ट होगा। तभी तो जो भी पर्सन उसके तत्काल दाईं ओर बैठा हुआ है उसके विपरीत में कौन आ जाएगा? A अवेलेबल होगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड करना है केयरफुली, इस तरह की इंफॉर्मेशंस जो है काफी पजल करती हैं, आराम से तसल्ली से समझ के बनाना है, ठीक है, रिलैक्स माइंड के साथ। A डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। A चरम छोर पर नहीं बैठा, मतलब कि A के बगल में कोई ना कोई पक्का आएगा, तो यहां पर भी कोई ना कोई पक्का आएगा। 3 पर्सन अरेंज हो चुके हैं। C सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। C जो है वो B के तत्काल बाईं ओर है। अब C अगर B का तत्काल बायां है तो हम B को यहां पर बिठा सकते हैं, क्या पता C यहां पर आ जाए, ठीक है, क्या पता B और C इस तरह बैठे हैं, तो 2 केसेस जनरेट होंगे। दूसरा केस क्रिएट कर लीजिए, क्या था अभी तक के लिए जो हमने कॉपी पेस्ट किया था, यहां पर कौन था? A, इधर भी कोई ना कोई आएगा, और C अगर B के तत्काल बाईं ओर है तो B और C का केस हम ये भी ले सकते हैं। तो 2 केसेस जनरेट हो गए, एक ही पर्सन रह गया, कौन? D। वाह, एक रो तो खत्म हो गई। आगे
वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु लाइक सनफ्लावर। बी और जिसको सनफ्लावर पसंद है उनके बीच में एक ही व्यक्ति है। बी, यहां पर ए को सनफ्लावर पसंद होगा, पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। नाइदर ए नोर बी फेसिंग टुवर्ड्स बी हु लाइक्स लिली। ना तो ए के सामने पी बैठा है ना तो बी के सामने पी बैठा है, और पी को लिली पसंद है तो पी यहां भी नहीं आएगा, तो पी यहां पर हुआ, ठीक है। और इसको क्या पसंद है? लिली पसंद है। सिमिलरली ए के सामने नहीं है पी, बी के सामने नहीं है, तो पी यहां होगा क्योंकि पी को लिली पसंद है, इसलिए पी यहां भी नहीं आ सकता था। उसके बाद टी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। टी पी का सेकेंड लेफ्ट है तो टी यहां पर आया, पी का सेकेंड लेफ्ट है टी यहां पर आया। नेक्स्ट, नाइदर बी नोर सी लाइक्स जैस्मिन। बी और सी को जैस्मिन नहीं पसंद, बी और सी दोनों को जैस्मिन नहीं पसंद, ठीक है। तो इस पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं। बी और सी दोनों के दोनों जैस्मिन फ्लावर पसंद नहीं करते हैं। द वन हु लाइक्स जैस्मिन सिट्स डायगोनली अपोजिट टू द वन हु लाइक्स ट्यूलिप हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। ये तो एक ही बात है, डायगोनल अपोजिट की बात बोल दी तो कहते हैं जैस्मिन और ट्यूलिप फ्लावर वाले जो पर्सन है डायगोनली अपोजिट है। अगर डायगोनली अपोजिट है जैस्मिन और ट्यूलिप, तो डायगोनली अपोजिट जैस्मिन और ट्यूलिप तो यहां पर बिठा ही नहीं सकते क्योंकि तीन कॉर्नर तो ऑक्युपाई हो रखे हैं सनफ्लावर, रोज और लिली को लेके, तो ये केस कैंसिल। सिर्फ यही दो पोजीशन बचेंगी, किस किस को लेके? जैस्मिन और ट्यूलिप को लेके। अगर जैस्मिन यहां पर है तो ट्यूलिप यहां पर आ जाएगा, जैस्मिन यहां पर है तो ट्यूलिप यहां पर आ जाएगा। रिटेन करके रखिएगा इस पॉइंट को कि यही दो पोजीशन जो है वो जैस्मिन या ट्यूलिप फ्लावर के लिए अवेलेबल होंगी। ओके, आर सिट्स टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ट्यूलिप। ट्यूलिप के दाईं ओर है आर, तो ट्यूलिप इस रो का पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि आर ट्यूलिप के राइट में है और आर जो है वो साउथ फेसिंग रो का पार्ट है। तो ट्यूलिप पसंद करने वाला यहां पर बैठा होगा, उसके दाईं ओर कौन अवेलेबल है? आर, और एक ही पर्सन रह गया, कौन सा? एस, क्योंकि हमें क्यू नहीं अवेलेबल था। चलो अब तो फ्लावर्स ही रह गए। हाँ, ट्यूलिप यहां पर है तो यहां पर कौन सा फ्लावर आ गया? जैस्मिन, ठीक है। अगली इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। आर और सी को लोटस पसंद नहीं है, आर और सी को लोटस पसंद नहीं है तो बी को लोटस पसंद होगा। ओके, उसके बाद एस सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स हिबिस्कस। एस उस पर्सन के बाईं ओर है जिसको हिबिस्कस पसंद है, तो हिबिस्कस यहां पर आ गया। एक फ्लावर रह गया, वो यहां पर आ जाएगा, कौन सा फ्लावर रह गया? मैरीगोल्ड, एमजी मैरीगोल्ड, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट। ये इजी था वैसे, बट कोशिश करना है सिटिंग विद पजल का क्वेश्चन है तो लास्ट के लिए ही रखिए, ठीक है। कभी मत अटेम्प्ट करो इसको फर्स्ट राउंड में। तो क्वेश्चन देखिए, डी विद रिस्पेक्ट टू द वन हु लाइक्स मैरीगोल्ड। डी की पोजीशन मैरीगोल्ड के विद रिस्पेक्ट टू सेकंड टू द लेफ्ट, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? आर रोज, क्या आर रोज पसंद करता है? गलत। एस को ट्यूलिप पसंद है? जी बिल्कुल ठीक है। बी को लोटस पसंद है? जी बिल्कुल ठीक है। डी को सनफ्लावर पसंद है? नहीं, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा ही सही है बस। कौन सा पर्सन रोज पसंद करता है? रोज किसको पसंद है? टी को, ई ऑप्शन। अगला देखिए, अगर पी और आर इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, ए और बी भी आपस में पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, तो हमें बताना होगा कौन सा पर्सन बी के सामने आएगा। अगर बी ए के साथ पोजीशन एक्सचेंज करता है तो बी यहां पर आया, पी आर के साथ पोजीशन एक्सचेंज करता है तो पी यहां पर आया, तो बी के सामने कौन आके बैठेगा? पी। बस आपको यह देखना है कि बी के सामने कौन आके बैठेगा, एक्सचेंज करके टाइम मत वेस्ट करना। कौन सा फ्लावर जो है वो सी पसंद करता? सी को मैरीगोल्ड पसंद है। तो दैट्स इट, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन? और घबराना बिल्कुल भी नहीं है अगर एग्जाम में आपको इस लेवल के क्वेश्चन या मॉक टेस्ट आपको देखने को मिले तो, ठीक है। रिलैक्स होके पेपर अटेम्प्ट करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत करना, आप ही का नुकसान होगा। जल्दबाजी में गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, फिर कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ खुद तो होगा ही होगा गलत, जो सही है उसका भी 1/4 ले जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, अगर आपको हल्का सा भी पॉइंट अभी पेंडिंग है, रिवाइज करना है तो फट से कर लो डबल स्पीड के साथ। वैसे मैं सजेस्ट करूंगा मत करना, अब जो हो गया देखा जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपका ऑफिसर असिस्टेंट का भी है, कुछ एक पॉइंट्स लैग कर रहे हैं किसी टॉपिक में, रिवाइज करना चाहते हो तो ये एग्जाम दे दीजिए ऑफिसर स्केल 1 का, पीओ का। उसके बाद आप इस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट। जो भी आप मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, कितने भी करके आए हो,
कोई मैटर नहीं करता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं तो कोई और क्रैक कर लेंगे, ठीक है, बट मान के चलिएगा इसमें आपको 100% देना है। ओके, तो जो भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, कितने भी, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कैसा लगा सेशन वो भी बता दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए मैं बेस्ट टू बेस्ट चीजें आपके सामने लेकर आ सकूं। ठीक है, चलो जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन के साथ। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।